हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट क्रिप्टो। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं ओएसिस नेटवर्क का, जिसका सिंबल है रोज। ये किस तरह का कॉइन है, किस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कितना पोटेंशियल है, कौन से डिफरेंट कंसेंसस फॉलो करता है, ये थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट विल सी द टोकोनॉमिक्स पार्ट, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो टोकोनॉमिक्स को हमें एक खास वरीयता देनी पड़ती है, क्योंकि अगर टोकोनॉमिक्स नहीं देखा तो आप मात खा जाओगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन भी आपको रिटर्न नहीं देगा। और उस केस में उसको देखने के बाद हम थोड़ा सा मतलब एस्टिमेट करेंगे कितना इसमें ग्रो होने का पोटेंशियल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पे काफी सारे कमेंट्स अभी आगे मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा वन बाय वन करके। अभी आगे वीकेंड है तो मैं अभी काम समेट के फिर उसके बाद डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। अभी करंट में बेसिक डिटेल देखो तो $0.05575 पे ट्रेड कर रहा है एंड इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 5.03 बिलियन है। मैक्सिमम एंड टोटल सप्लाई इसकी 10 बिलियन है, उससे ज्यादा इसकी सप्लाई नहीं हो सकती। अभी करंट में 50% सर्कुलेशन में। इसका जब हम टोकोनॉमिक्स पार्ट देखेंगे वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी और सर्कुलेशन में आ सकती है। इफ इन केस आपको अगर बाई करना है तो बाइनेंस पे अवेलेबल है, कॉइन बेस पे भी अवेलेबल है, यानी टीयर 1 एक्सचेंज पे अवेलेबल है। एंड उसके बाद आप टीयर 2 एक्सचेंज पे भी इसको बाई कर सकते हो, जैसे वजीर एक्स है, कॉइन डीसी एक्स है। इन पे भी ये इजीली अवेलेबल है एंड यू कैन बाय ओवर देयर। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। पहले तो ये समझो कि ये वेब 3.0 का कॉइन है और ये बेसिकली किस चीज पे वर्क कर रहा है। इसकी एक चीज है जो यूनिक है, जो दूसरे कॉइन्स में नहीं है, और उस पर वो काफी ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं और आगे चल के उसको और भी ज्यादा इनहांस करने का इनका प्लान है। अब इन्होंने कंसेप्ट, जैसे आप पोल्का डॉट को कंसीडर करते हो, पोल्का डॉट में क्या होता है, पैराचेन्स होती है। पैराचेन मतलब क्यों बोला जाता है उनको? पैरा जो वर्ड आता है पैरासाइट से, जैसे कि होस्ट है, यानी कोई जानवर है उसके ऊपर पैरासाइट्स लगे हुए रहते हैं ना, तो वो होस्ट पे निर्भर करते हैं। उसी तरीके से ब्लॉकचेन में ये कंसेप्ट कैसा है, एक रिले चेन होगी यानी बेस चेन, और उसके ऊपर से जो चेन्स निकली होंगी जो उस पर रिलाई करेंगी, तो इसीलिए उसको रिले चेन बोलते हैं और बाकी को पैराचेन बोल देते हैं। बट बेसिकली आप ऐसा समझो, उसी ब्लॉकचेन के एक्सटेंशन है वो। तो इसका भी कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है। इसने अभी जो जो एक्सटेंशन है उनका नाम दिया है पैराटाइम्स। तो बेसिकली 4 तरह के इसने रखे हैं, 3 अभी फंक्शनिंग में है, एक पे अभी और ऑलरेडी काफी ज्यादा काम चल रहा है। इसको जो आगे चल के और भी ज्यादा सारे पैराटाइम के जो फीचर है एनहांस करने वाले हैं आगे चल के उन पैराटाइम्स के बीच में। इंटर ऑपरेबिलिटी पे भी ये वर्क करेंगे, ऐसा इन्होंने प्रॉमिस किया है। तो कौन से है? पहला तो है एमरल्ड। एमरल्ड क्या करता है, ये ईवीएम कॉम्पेटिबल है और बेसिकली ये जो काम करता है कि इथीरियम के मतलब ईवीएम कॉम्पेटिबल होने के साथ इथीरियम पे जो प्रॉब्लम है विच इज लेस स्केलेबिलिटी एंड हाई ट्रांजेक्शन फीस, उसको रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली एमरल्ड जो पैराटाइम है वो वर्क करता है। दूसरा साइफर है, वो प्राइवेसी इनेबल्ड है। अब ये वाला एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और इसका काइंड ऑफ लाइक कंसर्न है। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या। कोई भी सरकार ये चीज पसंद, मतलब ये समझो कि सरकारों की नजर में ब्लॉकचेन तब भी थोड़ा बहुत सुहा जाएगी, लेकिन प्राइवेसी इनेबल्ड जितने कॉइन्स होते हैं वो फूटी आंख नहीं सुहाते। क्यों? कि उनमें आप ये ट्रेस ही नहीं कर सकते कि किस वॉलेट से किस वॉलेट में और कितना अमाउंट ट्रांजेक्शन हुई है। इसी वजह से जितने भी प्राइवेसी इनेबल्ड ब्लॉकचेन्स हैं, यानी प्राइवेट ब्लॉकचेन्स हैं, उनका 90% यूज स्कैम्स में होता है। आप उदाहरण के तौर पर मुनेरो और डैश का उदाहरण ले सकते हो। और मुनेरो के ग्रो करने का मेन रीजन उसमें यही है। पहले तो ऑब्वियसली माइन तो होता ही है, लेकिन मेन रीजन ये है कि सबसे ज्यादा वो स्कैम्स में 90% उसका यूज होता है, क्योंकि उनके लिए सेफ हेवन हो जाता है प्राइवेट ब्लॉकचेन्स को यूज करके। लेकिन अगर आप बाकी ब्लॉकचेन्स की बात करोगे, देयर सो मेनी, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, ये पब्लिक ब्लॉकचेन्स है, यानी इनमें जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो पब्लिक लेजर पे अवेलेबल होती है। कोई भी जाके चेकआउट कर सकता है कि इस वॉलेट से इस वॉलेट में इतना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। तो ये एक तो अभी तो चलो ठीक है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। प्राइवेसी इनेबल्ड जो ब्लॉकचेन आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो पैराचेन, जो इसके पैराटाइम थ्रेड है, वो जो इसका पॉजिटिव साइड वो ये है। एंटरप्राइज लेवल पर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना जो भी इंटरनली जो भी उसको यूज कर रहा है, इस पे बेस्ड कोई मतलब सॉल्यूशन उसने क्रिएट किया है, यानी इसको यूज करके कस्टम सॉल्यूशन बनाया है। और मतलब इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन हो रही है उनको अगर प्राइवेट रखना चाहे तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये मतलब काइंड ऑफ लाइक एक प्रॉब्लमेटिक, अभी तो और भी कम इनको क्रिटिसाइज किया था, आगे चल के इनको ज्यादा भी क्रिटिसिज्म मिलेगा। और ये आप मतलब ध्यान में रखो। इसीलिए कोशिश आपको करनी चाहिए कि वैसे पूरी तरह से प्राइवेसी इनेबल्ड कॉइन नहीं है तो वेब थ्री का फाउंडेशन कॉइन, लेकिन मतलब वेब थ्री बेस्ड कॉइन है, लेकिन फिर भी आपको प्राइवेसी बेस्ड कॉइन्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए आपको मोनेरो, डैश, वर्ज ऐसे कॉइन्स को तो बिल्कुल भी बाई नहीं करना चाहिए जिनकी प्राइवेट ब्लॉकचेन है। नेक्स्ट थिंग इज साइफर के बाद जो अगला यूज करते हैं दैट इज सफायर। सफायर मतलब कॉन्फिडेंशियल पैराटाइम है इनका, ताकि और ऑब्वियसली वो भी ईवीएम कॉम्पेटिबल ही रखा है इन्होंने।
अनदर वन जिसपे वर्क करना दैट इज पार्सल पैराटाइम। पार्सल पैराटाइम वो क्या करेगा, कॉन्फिडेंशियल डाटा स्टोरेज, जो वेब 3 का फाउंडेशन होने वाला है। कॉन्फिडेंशियल डाटा स्टोरेज, अगर आपको डाटा स्टोर करना है तो दैट अगर आप ऑप्टेन करते हो कॉन्फिडेंशियल उसको स्टोर करने के लिए, देन यू मस्ट बी अलाउड फॉर दैट। तो ये वाला उन्होंने उसमें फीचर रखा है जिस पर आगे करके वर्क करने वाले हैं। इनका क्लेम है, इनका जो प्राइम फीचर है वो प्राइम फीचर यही है, प्राइवेट ब्लॉक मतलब जो प्राइवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूशन करने की इनकी जो क्षमता है इसकी ब्लॉकचेन की। वैसे सिर्फ इनकी नहीं है, अदर ब्लॉकचेन्स में भी हमने हमने कितने सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी देखे हैं। मुझे नहीं लगता शायद इतना डाइवर्सिफिकेशन में किसी ने प्रोजेक्ट देखे होंगे जितने हमने ऑलरेडी इस चैनल पर देख लिए हैं, जिसमें नियरली आपको 70 तो आपको फंडामेंटल की रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी, और मोर देन दैट आई हैव ऑलरेडी पर्सनली सीन। तो उस केस में मैंने अदर पॉइंट्स में भी देखा है, प्राइवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन कैपेसिटी उनमें भी होती है। थोड़ा सा इसका अगर व्हाइट पेपर देखोगे तो वहां पे आपको कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगी, तो जैसे क्यों इसको डिजाइन किया गया है, फ्लेक्सिबल, एक्सटेंसिबल, स्केलेबल। स्केलेबल बेसिकली क्योंकि स्केलेबल कैसे हो पाते हैं, क्योंकि मल्टी लेयर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो पैरा टाइम्स है वो सेवरल लेयर्स हो गई। तो यानी मतलब अगर जैसे लोड ज्यादा होता है तो उसमें लोड डिवाइड हो सकता है, जिससे ज्यादा लोड इसकी लेने की कैपेसिटी। अब हर पैरा टाइम, ऐसा समझ लो ईच पैराटाइम कैपेबल है जैसा इसकी बेस चेन की कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी से, तो उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी स्केलेबिलिटी, तो इससे इसकी वजह से ज्यादा स्केलेबल हो जाएगा, एंड चीप ऑलरेडी है ये दैट दे आर क्लेमिंग। तो स्केलेबल भी है, सिक्योर भी है, एंड फॉल्ट आइसोलेटेड है, बिकॉज दे आर यूजिंग द बीएफटी यानी बाइजेनेट फॉल्ट टॉलरेंस फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग। कितने वैलिडेटर है इनके अभी नेटवर्क पे, 120 है, 100 प्लस है, देन इट इज लाइक गुड कंडीशन में आप इनको कंसीडर कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि कई सारे हमने देखे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड, ये ऑब्वियसली प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस को फॉलो करता है। तो उस केस में हमने देखा है कि जहाँ पे 50 से भी कम होते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। जितने जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलिडेटर्स होंगे उतना ही ब्लॉकचेन को आप ज्यादा डिसेंट्रलाइज कंसीडर कर सकते हो, जितने कम वैलिडेटर उतनी ही ज्यादा सेंट्रलाइज्ड। तो डिसेंट्रलाइज का जब कंसेप्ट आता है तो आपको ये नंबर ऑफ वैलिडेटर का डाटा भी ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप इस तरह के कॉइन को जज करो। ब्लॉकचेन हाइट 10.7 मिलियन तक अभी पहुंच चुकी है इनकी, और टोटल ट्रांजेक्शन 41.8 मिलियन हो चुकी है। टोटल डेलीगेटर्स जिन्होंने डेलीगेट किया है, स्टेक किया है, स्टेकर्स यू कैन कंसीडर इन अ वे 49,492 आर द डेलीगेटर्स। नेक्स्ट थिंग, आपको कुछ यही बेसिक डिटेल यहाँ भी मिल जाएगी वेबसाइट, मतलब दूसरे इनका दो दो एक्सप्लोरर है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। एंड ऑब्वियसली दे सपोर्टिंग यूक्रेन इन द वॉर जो भी अभी करंट में चल रहा है। प्राइवेट एंड स्केलेबल डीफाई, ठीक है ना। प्राइवेट मतलब अगर आप चाहें डीफाई जो मतलब एप्लीकेशन है तो वो प्राइवेसी इनेबल्ड मतलब यूज कर सकती है इस फीचर को, लेकिन ये काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लमेटिक। इसी वजह से जब इनका प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट करेंगे तो मिनिमम इसलिए रखेंगे इस फीचर की वजह से, क्योंकि 100% अभी तक ये श्योरिटी नहीं है, ग्लोबल फ्रेमवर्क अभी तक फॉर्म नहीं हुआ। अगर आगे चल के ऐसा होता है कि क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर्म हो जाता है और जो मतलब ग्लोबल लेवल पे कॉपरेशन कंट्री में काफी ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी ब्लॉकचेन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी प्राइवेट वाले के लिए, क्योंकि वो डेफिनेटली इस चीज को पसंद नहीं करने वाले कि कोई भी डाटा उनकी नजर से बाहर हो। टोकनाइजिंग डाटा, एंड उसके बाद पैरेलल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर्स, यानी वो पैरा टाइम्स मैंने आपको बता दिया है, बेसिकली लाइक द पैरा चेन्स ओनली। तो उसकी वजह से ये इसकी कैपेसिटी है कि पैरेलल वर्कलोड ज़्यादा ले सकता है। नेक्स्ट थिंग, टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखोगे तो ये भी देख सकते हो कि इनक्रिप्टेड डाटा को मतलब स्टोर करते हैं ताकि मतलब आपकी प्राइवेसी बनी रहे, और कस्टमाइज पैराटाइम्स भी बना सकते हैं इफ इन केस वी वांट। इनके सेवरल इन्होंने अभी यहाँ पे लिखा है 50,000 यूएसडीटी इन टोकन्स, मतलब लाइक वो रिसीव करने के लिए एलिजिबल है कोई भी अगर प्रोजेक्ट इसके लिए अप्लाई करता है, और अगर इसके उसको ग्रांट मिलता है तो उस केस में इन्होंने लगभग काफी अच्छा खासा, मतलब मैं अभी आपको अमाउंट भी दिखा दूंगा कितना, सेवरल $100,000 का इन्होंने जो फंड है स्टेब्लिश किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनएफटी, डीफाई और प्ले टू अर्न जो कंसेप्ट वाले मतलब कॉइन्स मतलब सॉरी प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकी ब्लॉकचेन पे आए। अब यहाँ पे रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी हुई है, मैं आपको आज शाम की वीडियो में इंट्रोड्यूस करूंगा डिटेल में, क्योंकि उसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। उदाहरण मैं आपको आज ये भी दे दे रहा हूँ, ये वेब 3.0 का कॉइन है, और आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हो इस पर डीफाई, एनएफटी, प्ले टू अर्न और मेटावर्स सारा दिख जाएगा, क्योंकि ये फील्ड आपस में इंटर रिलेटेड है, और ये चीज बहुत सारे यूट्यूबर्स की समझ से बाहर है, और जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है मैं आपको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट थिंग, $235 मिलियन के इन्होंने जो फंड स्टेब्लिश किया है, इकोसिस्टम फंड है, विच इज टू इनहांस के मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर ये ग्रांट प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है वो इनके ब्लॉकचेन पर डेवलप होंगे। नेक्स्ट थिंग, जो रोज टोकन है उसका यूटिलिटी क्या रखी है, ऑब्वियसली टोकन की यूटिलिटी जो गवर्निंग टोकन है इसका होल इकोसिस्टम का, और बेसिकली डिसेंट्रलाइज है, तो आप इसको
डिसीजन मेकिंग में भी जो इसके होल्डर्स होंगे दे विल बी एलिजिबल टू वोट फॉर दैट, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स है एंड सर्टेन अदर एक्टिविटी जो भी होल इकोसिस्टम होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको रोज टोकन ही दिखेगा। और रोज टोकन की टोकन में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब इनके ब्रिज इंटरऑपरेबिलिटी की जब भी बात आती है, यानी आईबीसी की बात आती है, आईबीसी मतलब इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन, एक ब्लॉकचेन दूसरी ब्लॉकचेन से कम्युनिकेट कर पाए इन टर्म ऑफ डेटा, इन टर्म ऑफ असेट्स ऑल्सो, असेट ट्रांसफर कर पाए, डेटा ट्रांसफर कर पाए, तो वो ब्रिज के माध्यम से ही होता है। और ब्रिज अभी करंट में इनके तीन है, वर्म होल सेलर सी ब्रिज से मतलब इनका खुद के नहीं है, मतलब इनके साथ ही कॉम्पेटिबल है। एक और ब्रिज इसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है इन्होंने। तो अगर इंटर के मामले में देखोगे तो फैंटम इससे 1000 टाइम्स ज्यादा इंटरऑपरेबल है। हमने पिछली वीडियो में इसको कवर किया डिटेल में, मैंने आपको दिखाया भी था। एंड इवन पोल्का डॉट भी ज्यादा इंटरऑपरेबल है कंपेयर टू रोज प्रोटोकॉल, ओएसएस मतलब प्रोटोकॉल, आप इसको क्लियरली देख सकते हो। देयर सेवरल वॉलेट जहाँ पे अभी सपोर्टेड है इन केस इफ यू वांट टू, एंड उस पर जाके आप इसको स्टोर कर सकते हो। और अब आते हैं थोड़ा सा, इन्होंने रिसेंटली अपना जो रोड मैप जारी किया Q3 एंड Q4 2022 के लिए। तो Q3 से हमें ज्यादा लेना देना नहीं क्योंकि टाइम बीत गया है, Q4 का देख लेते हैं। अब इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कौन सा Q3 में लाएंगे कौन सा Q4 में लाएंगे, बट बेसिकली द डिटेल्स यहाँ पे फोर्जिंग मतलब आई हैड टू वेब 3.0 स्टेबलाइजिंग ओएसएस एसडीके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये एसडीके आपको ज्यादातर ऐसे प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा जिन पे नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो उनके लिए इजी मतलब कस्टमाइज सॉल्यूशन बन जाए, एक क्लिक में वो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें। इस तरह के सॉल्यूशंस ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो एसडीके जब भी आए तो समझ जाना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इंटर पैराटाइम कम्युनिकेशन, जो इनके पैराटाइम है यानी बेसिकली पैराचेंस ही है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए, यानी जो कह सकते हैं इंटर क्रिएट करने के लिए, उस पर भी ये काम करने वाले हैं। और बिटवीन एमरल्ड सफायर एंड साइफर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उनके बीच में ये चीज इनेबल होगी। अब ये शायद इन्होंने Q4 में रखा है Q3 में, आई कैनॉट अश्योर यू लाइक, क्योंकि इन्होंने टाइमिंग मेंशन नहीं की है, बट दोनों का मतलब इन्होंने कंबाइन करके दे दिया है। और बेसिकली कुछ इन्होंने टास्क इसमें से कंप्लीट भी कर लिया, कुछ ऐसे साइफर में नेट अपग्रेड और सर्टेन डी कैप बेस्ड अटेस्टेशन इन्होंने जो स्टार्ट किया है। $235 मिलियन का इन्होंने जो फंड एस्टेब्लिश किया, इसके बारे में आपको ऑलरेडी कवर करके बता चुका हूँ। अब इनकी जो पार्टनरशिप हुई है मेटा एआई के साथ। मेटा एआई, मेटा आपको पता ही होगा फेसबुक ही है जिसका नाम बदल के मेटा रख दिया गया है। और मेटा रखा क्यों गया है, क्योंकि उसको पोटेंशियल दिखता है मेटावर्स में, और वो पूरी तरह से मेटावर्स फोकस्ड जो प्रोजेक्ट है वो बनने वाला है। अपना खुद का सेंट्रलाइज मेटावर्स भी डेवलप कर रहा है। तो इनकी उससे पार्टनरशिप हुई है। और ये भी किसके लिए हुई है, फॉर एसेसिंग फेयरनेस इन एआई मॉड्यूल्स। तो ये भी इनके लिए काफी पॉजिटिव है। अब थोड़ा सा आते हैं फर्दर पार्ट पे। तो बाकी सारी हमने डिटेल देख लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं टोकनोमिक्स पार्ट को। सॉरी, टोकनोमिक्स पार्ट इज हियर। तो जब इनिशियली टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, किस तरह से हुआ था, 23% बैकर्स को दिया गया, स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए 23.5% रिजर्व कर लिया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड रिजर्व के लिए 5%, फाउंडेशन एंडोमेंट के लिए 10%, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम के लिए 18.5% एंड कोर कंट्रीब्यूटर्स के लिए 20%। ये इस तरह से टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हमारा कुल मकसद है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से कौन अच्छा है या नहीं है, इस बात को जानना। तो हमारा जो मेन पर्पस है कि जब तक हम एक एस्टिमेटेड टाइम देख रहे हैं 2024 तक इसकी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी होगी, दैट वी वांट टू नो, ताकि हमारे पास मतलब एक क्लियर आइडिया हो। उसके लिए इन्होंने एक चार्ट जैसा प्रोवाइड किया, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। लगभग 2024 में आप यहाँ पे देखोगे तो नियरली आप ऐसा समझ लो 6 बिलियन के आसपास सर्कुलेशन में सप्लाई आ जाएगी। और कोई मतलब बर्न है नहीं है, तो घटने के अभी कोई चांसेस नहीं है। तो 6 बिलियन के आसपास मान के चलते हैं कुछ टाइम पर सर्कुलेशन में होगी। यू कैन सी क्लियरली ओवर हियर 6 बिलियन, एंड यू कैन सी द चार्ट ओवर हियर, 2024 के बीच में लगाया। तो उस टाइम पे लगभग 6 बिलियन सर्कुलेशन में होगी। अब आते हैं थोड़ा सा इसके प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे। और प्राइस प्रिडिक्शन में हम किस किस वेरिएबल को ध्यान में रखा गया है, ये चीज भी पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो यहाँ सप्लाई 5 बिलियन है, हम उसको 6 बिलियन मान के चलेंगे। उस हिसाब से आप ऐसा समझ लो वेरिएबल हमने कौन से रखे हैं। पहला वेरिएबल रखा है कि अभी करंट में इतना ज्यादा इंटर ऑपरेबल नहीं है, ठीक है ना, तो ये वेरिएबल रखा है। और वेब 3.0 में अच्छा खासा कंपटीशन है, कॉस्मोस है, फैंटम भी है, उसमें पोल्का डॉट भी है। तो ऐसा नहीं कि इनका कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन अच्छे खासे लेवल पे है। थोड़ा और ध्यान में रखा है इनके सपोर्टर्स में से बाइनेंस लैब्स ऑलरेडी इनके इन्वेस्टर्स में से एक है, बाइनेंस की अच्छी खासी सपोर्ट है, तो ये भी कंसीडर करके चल रहे हैं। एंड थर्ड वेरिएबल जो रखा है, कितना मार्केट शेयर इसको मिल सकता है विद रेस्पेक्ट टू इसका जो करंट मार्केट डोमिनेंस है वेब 3.0 में, उसमें कितना मिल सकता है। क्योंकि अगर आप बात करोगे अदर वेब 3.0 प्रोजेक्ट की, तो वो भी अच्छे खासे लेवल पे इंटरऑपरेबल और अच्छे खासे लेवल पे स्केलेबल हैं, आप उनको भी कम नहीं आंक सकते। तो आप ऐसा समझ लो
पिछले टाइम पे अगर देखें तो इसने लगभग 2 बिलियन के आसपास मार्केट कैप अचीव कर पाई थी। नियरली $5 to $6 बिलियन की मार्केट के इसके लिए फिजिबल दिख रही है। थोड़ा कम दे रहे हैं टारगेट। टारगेट हमने कम क्यों दिया है? क्योंकि जो इसका प्राइवेसी इनेबल्ड वाला फीचर है, ये आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए प्रॉब्लम बन जाए। क्योंकि अभी ग्लोबल फ्रेमवर्क स्टेब्लिश नहीं है, तो उसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो उसको हम ब्लाइंडली इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर वो वर्क कर जाता है, अगर वो बहुत अच्छे लेवल पे चला जाता है, तो ये और भी ज्यादा लेवल पे जा सकता है। ये बेनिफिट ऑफ डाउट आप माइंड में रखना। तो उस केस में अगर ये देखेंगे तो लगभग उस टाइम पे अगर $6 बिलियन के आसपास 6 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, तो $1 तक पहुंचना इसके लिए फिजिबल दिख रहा है अगले बुल रन में, वो भी पीक टाइम में। और अगर $1 पहुंचता तो यहाँ से नियरली 20x करने का इसमें पोटेंशियल प्राइस वाइज दिख रहा है। 20x कर सकता है, यानी 20 गुना रिटर्न देने की मैक्स कैपेसिटी दिख रही है अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जो प्राइवेसी इनेबल्ड फीचर है वो वर्क भी कर सकता है बहुत अच्छे लेवल पे, और हो सकता है इसके लिए प्रॉब्लम भी बन जाए। तो वो वाला फैक्टर भी ध्यान में रखना, क्योंकि मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ ये वाले एक फैक्टर इसमें रिलेटिवली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।